अस्सलाम वालेकुम। जनाब, हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिस्कशन चल रही थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कल हमारी डिस्कशन हुई थी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कलेक्टिवली कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम ओवरहेड्स कहते हैं। ओवरहेड्स हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हो सकते हैं और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी हो सकते हैं। कोई सवाल कल के लेक्चर से जनाब, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई टर्म समझ ना आई हो? जी बेटा। जी जी। एक्टिविटी में जो था हमारे पास फर्स्ट वाली एक्टिविटी में देयर इज अ पॉइंट सैलरी ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड। जी, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड। इसमें हमने प्रोडक्शन कंसीडर किया था ना, लेकिन अगर एक फैक्ट्री है जिसका कोई गोडाउन नहीं है और वो अपनी फैक्ट्री में ही साइड पे एज अ स्पेयर स्पेस जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो फिर ये सेलिंग में भी आएगा? सिक्योरिटी गार्ड नॉट नेसेसरली इन्वेंट्री गोडाउन्स की सिक्योरिटी के लिए होता है। सिक्योरिटी गार्ड प्रेमिसेस की सिक्योरिटी के लिए होता है जनरली, ठीक है। वो आपकी जो आप प्लांट एंड मशीनरी है, जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है, उसकी पिलफरेज को एसेट की सेफ गार्ड के लिए अवेलेबल होता है प्रेमिसेस की सिक्योरिटी के लिए। आपकी स्टोरेज फैक्ट्री के अंदर है, आपकी स्टोरेज फैक्ट्री के बाहर है, देयर विल बी अ सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल एट द गेट ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। तो जो फैक्ट्री के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सैलरी विल बी रिगार्डेड एज द प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि हमने एक बड़ा सिंपल सा असूल रखा। फैक्ट्री प्रेमिसेस, प्रोडक्शन प्रेमिसेस जो हमारा है उसमें जितने भी कॉस्ट इनकर हो रही हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए इनकर हो रही हैं, ठीक है। एंड दे विल बी रिगार्डेड एज प्रोडक्शन कॉस्ट। वो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, वो प्रोडक्शन फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, वो फैक्ट्री सुपरवाइज़र की सैलरी है, वो फैक्ट्री में जो अगर स्टोर कीपर है जो स्टोर रॉ मटेरियल वसूल कर रहा है, जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हॉल को इशू कर रहा है, जो प्रोडक्शन हॉल से फिनिश गुड्स लेके मैनेज कर रहा है, इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है, उसकी सैलरी प्रोडक्शन प्रेमिसेस में ही काउंट होगी, प्रोडक्शन फंक्शन में ही काउंट होगी उसकी सैलरी। जी बेटा। बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? नहीं बेटा, वेयर हाउस की कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक में नहीं जा रही होती, ठीक है। जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में जा रही है। हम जब वेयर हाउस की कॉस्ट बात कर रहे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर के लिए यूज़ किया जा रहा है, फिनिश गुड्स, जिसमें वेयर हाउसेज अगर आप देखें ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के होते हैं। जैसे जो फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जिनकी सप्लाई पूरे मुल्क में जाती है, उनके वेयर हाउस पूरे मुल्क में फैले होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कराची में फैक्ट्री है, वो सारा KPK में भी सप्लाई करते हैं, वो पंजाब में भी सप्लाई करते हैं। तो वो फैक्ट्री का वेयर हाउस, एक वेयर हाउस पेशावर में शायद होगा, एक वेयर हाउस में भी लाहौर में होगा। वो अपनी फैक्ट्री कराची में चीज़ें बनाएंगे, बना के वेयर हाउसेज में शिफ्ट कर देंगे ताकि जिस इलाके का कस्टमर ऑर्डर करे उस इलाके के वेयर हाउसेज को जल्दी से पहुँचा सकें। अब लाहौर का कस्टमर चीज़ मंगवाए, कराची से चलेगी तो कई दिनों में टाइम लगेगा। KP का कस्टमर मंगवाए, कराची से गुड्स चलेगी, टाइम लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन को स्मूथ करने के लिए फिनिश गुड्स को आप कस्टमर के इलाके के करीब प्लेस कर देते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस। फिनिश गुड्स रेडी फॉर सेल प्लेस्ड इन द वेयर हाउस, मे बी फैक्ट्रीज इन कराची, सच वेयर हाउस मे बी इन लाहौर और इन KP, ठीक है। किस लिए है? डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी एफिशिएंट हो जाए, कस्टमर को टाइमली चीज़ें मिल जाएं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, प्रोडक्शन कॉस्ट है और पर यूनिट एक्यूरेसी से मेजर नहीं हो सकती, ठीक है, उसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड कहेंगे। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी कॉल्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जैसे रेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी है, जैसे लुब्रिकेशन ऑयल है मशीन्स का, ये सारे आपके
प्रोडक्शन ओवरहेड्स की मिसालें हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, एक थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूं, आकिब इज़ हेयर, अगर आप उनके देख सकें, ही इज़ माई टीए। आप लोगों को कोई सपोर्ट एकेडमिक चाहिए हो तो आकिब से आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में रब्ता कर सकते हैं। अक्सर क्लासेज में भी ये अवेलेबल हुआ करेंगे। बाकी आप लोगों को जो एकेडमिक सपोर्ट, क्लास में कोई चीज़ अगर आपसे मिस हुई, क्लास में आप नहीं पूछ सके, क्लास आपकी मिस होगी, तो आप इनसे अपनी सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये विल बी अप टू डेट हमारी क्लासेस में क्या चल रहा है। डेली ये तकरीबन हर क्लास में ही हमें नज़र आया करेंगे, रेगुलरली क्लासेस ले भी रहे होंगे, तो आपको ये मटेरियल भी शेयर कर लेंगे क्लास में क्या डिस्कस। वैसे तो मैंने कहा रेगुलर रहना है, लेकिन जस्ट इन केस किसी वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई आपकी क्लास मिस होती है या तो आप आकिब से रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। कोई इशू हो जो वो रिजॉल्व ना कर सके तो जैसे हमने कहा था हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने साथियों से, मेरे साथ। अच्छा जी, बल्कि आगे चलने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने बात की तो वो मामला भी थोड़ा सा हम हल कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट मैंने कर लिए थे। कल मुझे मैनेजमेंट ने कहा जी हमें खुद ही काम थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, फ़िज़िकल क्लासेस के जो ग्रुप है वो अपनी मदद आपके तहत बनाए जाएंगे, ऑनलाइन के तो उन्होंने बना दिए। तो अब उसमें एक काम बड़ा सिंपल सा है जी। एक तो मैंने मेल हर सेक्शन, जिस हमारा सेक्शन है, तो आपका जैसे मेरे लिए दिस इज सेक्शन 1, कैफ 3 सेक्शन 1, ये ग्रुप क्रिएट हो गया। आकिब को इस सेक्शन में मैंने ऐड कर लिया। अब आप लोगों से जो मैंने कहना है कि आप सब लोग अपना जो एक मैं आकिब का नंबर आपको दूंगा, आपने कैफ 3 सेक्शन 1 लिख के आकिब को आपने एक मैसेज करना है। ठीक है, तो आप क्या मैसेज करेंगे कि आकिब को, आकिब का नंबर क्या है? पहले आकिब मुझे अपना नंबर बोलें बेटा। 0317 44 60 501। ये जी आकिब का नंबर है। ये इसमें थोड़ा सा ये सिर्फ मेल स्टूडेंट्स आकिब को इस नंबर पे मैसेज करेंगे। अपने साथ आपने सिर्फ लिखना होगा कैफ 3 और बैच 1। ये आप कैफ 3 बैच 1 लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे आप आकिब को, तो आकिब आपको इनवाइट वाया लिंक भेज देगा। आकिब ठीक है, अगर आपको नहीं पता मुझसे पूछ लीजिएगा, आई गाइड यू कि आपने वो कैसे भेजना है। तो ये आप फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकोगे उस लिंक के थ्रू। फीमेल में मैं चाहूँगा कि एक फ़ीमेल एडमिनिस्ट्रेटर कोई मुझे एक वॉलंटियर करें, मुझसे अपना नंबर शेयर कर लें, उनको मैं ऐड कर लूँगा। वो एडमिनिस्ट्रेटर फिर फीमेल्स में अपना नंबर शेयर कर लें, ताकि वो अलहदा से ग्रुप होगा फीमेल्स का, तो वो उसी तरह यही काम जो आकिब करेगा मेल के ग्रुप्स में, वही एक फ़ीमेल वॉलंटियर कर लेंगी फ़ीमेल के ग्रुप्स में। तो वॉलंटियर बेटा आप एक काम कीजिए, इसमें पहले पेज पे मुझे अपना नाम और नंबर लिख के मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपको इसको लिंक भेज दूंगा, आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। तो ये जी हमारी आज इंशाअल्लाह ग्रुप्स हमारे बन जाएंगे। कैफ 3 1 ये लिख के आप भेजिएगा ताकि आपको अप्रोप्रिएट ग्रुप का लिंक आ जाए। अच्छा जी, थैंक यू। दोबारा अब हम आते हैं जी स्टडीज़ की तरफ। लीजिए जी, यहाँ तक हमारी बात हुई थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में। कोई क्वेश्चन, कोई इशू जी? अच्छा जी, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि अगर कोई हमें कोई कमी पेशी है तो ये हमारी निकले। मज़ीद हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज इनडायरेक्ट लेबर? इनमें से इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है? असेंबली वर्कर। असेंबली वर्कर क्या होता है? जो प्रोडक्ट को जोड़ रहा है, प्रोडक्ट के पीसीस को जोड़ रहा है, असेंबल कर रहा है, ये तो डायरेक्ट वेजेस होती हैं। स्टोर असिस्टेंट इन फैक्ट्री स्टोर। स्टोर असिस्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाने पे काम नहीं कर रहा, ये तो स्टोर में जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं, जो आपके रॉ मटेरियल है, मे बी स्टोर्स के पुर्जे हैं, उनको संभाल रहा है, ये तो इनडायरेक्ट है। प्लास्टरर इन अ बिल्डिंग कंपनी। प्लास्टर, दीवार को प्लास्टर करने वाला डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि उनका काम बिल्डिंग बनाना है और वह डायरेक्ट बिल्डिंग बना रहा है, प्लास्टरर है, तो ये डायरेक्ट लेबर है। एन ऑडिट क्लर्क इन एन अकाउंटेंसी फर्म डायरेक्ट है, क्योंकि ऑडिट फर्म का काम सर्विस देना है। जिस तरह प्रोडक्ट बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बनाने वाला वर्कर डायरेक्ट होता है, इसी तरह सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस डिलीवर करने वाला वर्कर डायरेक्ट होगा। ऑडिट फर्म सर्विस देती है और ऑडिट क्लर्क या ऑडिट ट्रेनी ऑडिट सर्विस देने में इन्वॉल्व है।
तो ये ऑडिट फर्म सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ये डायरेक्ट कॉस्ट होगी इसकी सैलरी, ठीक है जी। बी में कहते हैं जी डायरेक्ट कॉस्ट आर, इनमें से कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट हैं? अ कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ कॉस्ट सेंटर बट नॉट अ कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर से मुराद होती है डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है डिपार्टमेंट, ठीक है जी। और कॉस्ट यूनिट से मुराद होती है प्रोडक्ट। तो अब हम दोबारा पढ़ते हैं इन मीनिंग्स के साथ। अ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? अ कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ कॉस्ट सेंटर बट नॉट अ कॉस्ट, अ सिंगल कॉस्ट यूनिट। क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है? नो, डायरेक्ट कॉस्ट तो वो होती है जो डिपार्टमेंट वाइज नहीं, प्रोडक्ट वाइज हमें पता लगे। मतलब जैसे हमने बात की थी फैक्ट्री का रेंट, ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, बट वो डायरेक्ट तो नहीं है ना। डायरेक्ट कॉस्ट तो होती है जो पर यूनिट हमें पता लग सके, तो ये तो भाई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट, इसको हमने कहा जी ये तो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। उन्होंने कहा जी एक प्रोडक्ट के लिए मिल जाए या एक डिपार्टमेंट के लिए मिल जाए वो डायरेक्ट है? नो, प्रोडक्ट के लिए मिल जाए डायरेक्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए मिल जाए तो डायरेक्ट नहीं है। लेकिन और का वर्ड आ गया है साथ, ये जुमला यहां खत्म हो जाता तो यस ये डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन और कॉस्ट सेंटर आने की वजह से ये जुमला भी गलत हो गया। ऐसी कॉस्ट जो कॉस्ट यूनिट के हिसाब से पता लग जाए या डिपार्टमेंट के हिसाब से पता लग जाए, या की वजह से ये जुमला आगे आने की वजह से ये भी खराब हो गया, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन अकाउंटिंग पीरियड। एट्रीब्यूटेड से मुराद रिलेट की जा सके। अकाउंटिंग पीरियड मतलब मंथ, क्वार्टर, ईयर, जिस पीरियड के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं उस पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड एनुअल होता है, सालाना अकाउंट्स बनते हैं। तो जनाब वो कह रहा है ऐसी कॉस्ट जो पता लगे किस साल से रिलेट करती है। जो 2019 की कॉस्ट है, 2020 की कॉस्ट है, वो डायरेक्ट है, तो आंसर इज नो। तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। डी जी जी बेटा, सर्विस, पहली बात डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन हम याद रखें। कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी टू द प्रोडक्ट वी प्रोड्यूस और सर्विस वी प्रोवाइड। इसको हम थोड़ा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्सटेंड कर दें। कॉस्ट यूनिट, आप जब प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं तो आपकी कॉस्ट यूनिट प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना रहे हैं। जैसे हम डेस्क की मिसाल लेके चल रहे थे। जब आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप क्या बेच रहे हैं? आप सर्विस बेच रहे हैं, और वो सर्विस क्या है? ऑडिट में जी हम क्लाइंट ए का ऑडिट कर रहे हैं, तो क्लाइंट ए की ऑडिट की कॉस्ट जो एक्यूरेसी से मेजर की जा सकती है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, ऑडिट कैसे काम करता है कि आप एक ऑडिट टीम बनाते हैं, 1 2 3 लोग हैं जी, ये 3 लोग क्लाइंट ए का ऑडिट करेंगे जाके। अब उन 3 लोगों की कॉस्ट गेज करना कि उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया क्लाइंट पे, कैन दैट नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी? डायरेक्ट कॉस्ट है ना। मैं क्लाइंट ए इज माय कॉस्ट यूनिट, मैं क्लाइंट ए का ऑडिट डिलीवर कर रहा हूं। क्लाइंट ए की ऑडिट की कॉस्ट मेजर करना विद एक्यूरेसी। 3 स्टाफ मैंने डिप्यूट किए हैं, उन 3 स्टाफ मेंबर ने कितना टाइम लगाया क्लाइंट ए पे और उस टाइम की कॉस्ट क्या है? कैन वी मेजर दैट विद एक्यूरेसी? द आंसर इज यस। सो दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। जो ऑडिट स्टाफ डिप्यूट हुआ, जिसने 3 हफ्ते लगाए या 1 महीना लगाया, 1 महीना एक्सक्लूसिवली उन्होंने क्लाइंट ए का ही काम किया है, तो उनकी कॉस्ट गेज करना, क्लाइंट ए की कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट में उसको शामिल करना मेरे लिए बड़ा आसान है, की जा सकती है, ठीक है। लेकिन फिर होगा क्या? क्लाइंट पे गए 1 महीने के लिए, उन्होंने काम किया, उसके बाद वो ऑफिस आ गए। ऑफिस में आए तो ऑफिस की एनवायरनमेंट में बैठ के उन्होंने, ऑफिस के कमरों में बैठ के जहां पे 10 और क्लाइंट्स की ऑडिट हो रहे हैं, वहां पे उन्होंने मजीद काम किया, पार्टनर से मीटिंग्स की, कुछ प्रिंट्स लिए। ये अब शेयर्ड कॉस्ट है, इसको एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑफिस में मेरे ऑफिस का किराया है, उसमें तो 10 क्लाइंट्स का, 20 क्लाइंट्स का ऑडिट चल रहा है इस वक्त, वो काम नहीं हो सकता। लेकिन जो स्टाफ डिप्यूट हुआ क्लाइंट पे, जिसने स्टाफ पे जाकर काम किया, वो तो भाई क्लाइंट ए का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ऑफिस में जो चीज़ें चल रही हैं वो तो 10 या 20 क्लाइंट्स की चीज़ें चल रही हैं। तो ऑफिस के खर्चे
ऑफिस में पियंस हैं, जो मेरे ऑफिस में पियंस हैं जिनकी सैलरी मैं दे रहा हूँ, वो मेरे उस स्टाफ को चाय भी पिला रहा है जो क्लाइंट ए का ऑडिट करके आया है। मेरे ऑफिस में एयर कंडीशनिंग है जो जिससे वो बेनिफिट उठा रहे हैं वो बच्चे, तो वो एयर कंडीशनिंग कॉस्ट, पीएन की कॉस्ट वो डायरेक्टली एक्यूरेटली मैं मेजर नहीं कर सकता क्लाइंट ए के हिस्से कितनी जाएगी, लेकिन उस स्टाफ की कॉस्ट क्लाइंट ए के लिए मेजर करना आसान है, वो डायरेक्ट है क्योंकि वो काम सिर्फ क्लाइंट ए का कर रहे हैं। और अगर बाय द वे स्टाफ अगर क्लाइंट ए के साथ क्लाइंट बी का काम भी कर रहा है, फिर भी एक्यूरेटली मेजर होती हैं चीजें कि हम स्टाफ से कहते हैं आप अपना आवरली रिकॉर्ड रखिए, आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, बताइए 8 घंटे में से 6 घंटे ए के लिए काम किया, 2 घंटे बी के लिए काम किया, तो फिर भी एक्यूरेटली मेजर हो गया। क्योंकि स्टाफ की कॉस्ट को हम आसानी से एलोकेट कर सकते हैं अगर हम स्टाफ के टाइम का रिकॉर्ड रख रहे हैं कि स्टाफ ने कितना टाइम किस क्लाइंट को सर्व किया। तो स्टाफ की कॉस्ट, ऑडिट क्लर्क की कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी बिल्कुल, ज़्यादा सारे होंगे। मैंने तो इसलिए मिसाल में 3 लोग कहे, मैंने और क्लाइंट ए के ऑडिट पे 3 लोग भेजे, क्लाइंट बी के ऑडिट पे 6 लोग भेजे, क्लाइंट सी के ऑडिट पे 2 लोग भेजे। वो एक ही क्लाइंट पे है? बेटा एक क्लाइंट पे हैं तो भी मेजरेबल है। मैंने ये भी कहा कि मैंने एक मिस्टर एक्स को कहा है कि भाई आपने 4 घंटे क्लाइंट ए पे लगाने हैं और उसके बाद 4 घंटे आपने क्लाइंट बी पे लगाने हैं, इवन देन इट इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट। मुझे पता है क्लाइंट ए पे 4 घंटे लगे, क्लाइंट बी पे 4 घंटे लगे, अगर मिस्टर एक्स की कॉस्ट डेली 1000 है तो 500 चार्ज हो जाएगी क्लाइंट ए को, 500 चार्ज हो जाएगी क्लाइंट बी को, इफ आई एम मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड, इट इज मेजरेबल। तो कॉस्ट विच कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, तो ये क्लाइंट की ऑडिट क्लर्क की कॉस्ट कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, किस क्लाइंट पे कितना टाइम सब हुआ। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन बाय नेचर एंड फंक्शन, एक और एक्टिविटी देखते हैं। इसमें हमें डिफरेंट कॉस्ट दी गई हैं। पहले हमने इसको क्लासीफाई करना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और अगर इनडायरेक्ट है तो किस कैटेगरी ऑफ ओवरहेड में जाती है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स कहते हैं। अगर डायरेक्ट कॉस्ट होगी तो डेफिनेटली वो ओवरहेड नहीं है, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। 1 बाय 1। प्रोडक्शन सुपरवाइजर की सैलरी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? प्रोडक्शन सुपरवाइजर प्रोडक्ट नहीं बनाता, प्रोडक्शन कॉस्ट जरूर है बट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हाँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो ये प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स को मैंने OH से एब्रीवेट कर दिया। प्रोडक्शन सुपरवाइजर सैलरी और सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, बेटा प्रोडक्शन सुपरवाइजर जो है फैक्ट्री सुपरवाइजर ही कहलाया ना। फैक्ट्री सुपरवाइजर प्रोडक्शन सुपरवाइजर एक ही बात है शायद। प्रोडक्शन सुपरवाइजर या फैक्ट्री सुपरवाइजर अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि हम प्रोडक्शन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात समझते हैं। मैं आपको ये समझाता आ रहा हूँ कि फैक्ट्री में जो खर्चे हो रहे हैं उनको प्रोडक्शन कॉस्ट ही होते हैं। तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर, फैक्ट्री सुपरवाइजर, थोड़ा सा आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव के तौर पर टर्म ये यूज़ हो जाती हैं। दोनों का काम प्रोडक्शन फंक्शन को सुपरवाइज करना है, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन फंक्शन ही परफॉर्म हो रहा होता है प्राइमरीली। तो फैक्ट्री सुपरवाइजर है या प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, एक ही बात है हमारे लिए, वो प्रोडक्शन कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अकाउंट्स मैनेजर सैलरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। एंड एडमिन ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन इनडायरेक्ट। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कह लें या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कह सकते हैं। अगर एक वर्ड देना है तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट इनडायरेक्ट है और ये प्लांट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर की सैलरीज ये बिल्कुल डायरेक्ट हैं, और जब ये डायरेक्ट हैं तो ये फिर ओवरहेड्स नहीं है। ठीक हो गया जी। किसी पॉइंट की लॉजिक समझ ना आए पूछना है, हमारा मकसद यहाँ पे इन चीज़ों को नोट करना नहीं है, इनको समझना है। प्रिंसिपल जो हमने सीखे हम उनकी एप्लीकेशन यहाँ कर रहे हैं। जी बेटा। जी, अगर डेप्रिसिएशन पर यूनिट मेथड पे चार्ज की जाती है तो क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है? डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या आपको बताएगा? जी बेटा। Is it an accurate decrease or it is an estimated decrease?
डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो जब डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो आप पर यूनिट चार्ज करो या पर एनम चार्ज करो, एक्यूरेट तो नहीं है ना, एस्टिमेट ही रहेगा, तो इनडायरेक्ट ही रहेगा। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इनडायरेक्ट, क्योंकि हमने डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन में एक वर्ड बोला, एक्यूरेटली मेजर की जा सके। डेप्रिसिएशन एक्यूरेटली मेजर नहीं की जाती, डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड बेसिस पे चार्ज की जाती है कि हम 1 लाख की मशीन ली, हम उसको 10 साल अंदाजन इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी कॉस्ट को 10 साल में तकसीम कर दो। और मशीन हो सकता है मैं 8 साल बाद फेंकनी पड़ जाए, हो सकता है 12 साल चल जाए, हमने अंदाजा लगाया हम उसको 10 साल इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी कॉस्ट को हम 10 साल में तकसीम करने चल पड़े हैं। एस्टिमेट, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट। जी बेटा, बनाएगी मतलब से क्या मुराद? बेटा मशीन की यूजफुल लाइफ इफ इट इज सो एक्यूरेट, जैसे आप कह रहे हो कि हाँ जी 10,000 बाद उसका पहिया बंद हो जाएगा, देन एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, तो डेफिनेशन वही रहेगी भाई, अगर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, बट नॉर्मली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। नॉर्मली इट इज एन एस्टिमेट। कहा जाता है जैसे आपको गाड़ी को खरीदो, वारंटी दी जाती है जी 5 साल या 1.5 लाख किलोमीटर। कल ये किसी गाड़ी के मेरे ESPN पे देख रहा था, ऐड आया था जी 1.5 लाख 5 साल या 1.5 लाख किलोमीटर चलेगी वारंटी है। इसका ये तो नहीं कि 1.5 लाख बाद गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, फिर रिपेयर कराओ फिर चल पड़ेगा। तो मशीनरी तो ऐसे ही होती है भाई कि आप चाहो तो 1.5 लाख बाद बेच दो गाड़ी, चाहो तो उसको ओवरऑल कराओ फिर आगे 2 साल चला लो और उसको, और ठीक है। तो नॉर्मली मशीन्स में ऐसा नहीं होता, बट यस अगर आपको गारंटी ठप्पे के साथ मिला जिसके बाद बंद उठा के ले जाएंगे मशीनरी अगले, और 10,000 यूनिट के पास बनाने हैं आपने, तो यस फिर आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, तो कर दो चार्ज। क्राइटेरिया, असूल, मैं फिर कह रहा हूं आपने ये नहीं याद रखना कि भाई डेप्रिसिएशन डायरेक्ट है या डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट है, क्राइटेरिया पे मेजर करो। क्राइटेरिया क्या है? इफ इट कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी पर यूनिट तो डायरेक्ट है। अब आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट उसने ऐसी कॉस्ट दे दी है जो नॉर्मली इनडायरेक्ट होती है, जैसे डेप्रिसिएशन नॉर्मली इनडायरेक्ट है, लेकिन उसने ऐसी कहानी डाल दी है कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसी दे दी है जिससे आपको पता लग रहा है यार ये तो एक्यूरेटली मेजर हो रही है, तो आप उसको डायरेक्ट ट्रीट करेंगे। तो हमने किसी चीज को लॉक नहीं करना, लॉक सिर्फ हमारे असूल हैं, एग्जाम्पल्स लॉक नहीं है। एग्जाम्पल्स की स्टेटमेंट हमें बताएगी कि ये जो केस की स्टेटमेंट हमें बताएगी कि ये किस तरफ जाते हैं, डायरेक्ट में जाते हैं इनडायरेक्ट में जाते हैं। जैसे मैंने रेंट की मिसाल दी, रेंट आपका पर मंथ है तो इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर आपका लैंडलॉर्ड से अरेंजमेंट रेंट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड है तो डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं अपनी 4th क्लासिफिकेशन की तरफ, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। हमने कॉस्ट, हमें कंपनी की कॉस्ट का डाटा दिया जाए, उसको हमने कहा हम चाहें तो बाय एलिमेंट 3 टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। हम चाहें तो कंप्लीट कॉस्ट को बाय फंक्शन डिफरेंट टुकड़ों में, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, और नॉन प्रोडक्शन को फिर फर्दर एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट में तकसीम कर सकते हैं। बाय फंक्शन तकसीम कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट, बाय फंक्शन कह लें या बाय डिपार्टमेंट कह लें, एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हमने बाय नेचर तकसीम करने की बात की, हम अपनी ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में तकसीम कर सकते हैं। अब लास्ट क्लासिफिकेशन, अगर हमें अपनी कंपनी की कॉस्ट डिटेल दी जाए तो हम उनको बाय बिहेवियर भी तकसीम कर सकते हैं, कॉस्ट के बिहेवियर को देख के। ये तमाम क्लासिफिकेशन हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंट टॉपिक्स में को समझने के लिए और उनमें परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जनाब, एक बाय बिहेवियर कॉस्ट की जब बात करते हैं तो एक कॉस्ट कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट which does not change with the change in activity level, या which remains fixed with the change in activity level। एक्टिविटी से मुराद हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, एक्टिविटी से मुराद हम सेल्स ले सकते हैं। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के ऊपर या नीचे होने से ना बदले, ऐसी कॉस्ट जो सेल्स के बढ़ने या कम होने से ना बदले, दैट विल बी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री का रेंट, आप फैक्ट्री में 1 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, नॉर्मली रेंट पर मंथ होता है, रेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। नॉर्मली फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री में 1 यूनिट बने, 100 बने, मैनेजर तो बैठा है, फिक्स्ड कॉस्ट। अकाउंट्स मैनेजर की सैलरी,
आप 1 बनाओ, 100 बनाओ, 1 यूनिट बेचो, 1000 बेचो, अकाउंट्स मैनेजर तो पर मंथ सैलरी पे पॉइंट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट विच डज नॉट विद द चेंज इन एक्टिविटी। हम इसको ग्राफिकली भी यहां पे देख सकते हैं। हमें 2 ग्राफ हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर ये लेवल ऑफ एक्टिविटी है, मतलब 0 यूनिट्स से 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, लेकिन टोटल कॉस्ट इज द सेम। आप 0 यूनिट बना रहे हो तो भी फैक्ट्री का किराया जा रहा है, आप 1000 यूनिट बना रहे हो तो भी से, ये हम कहते हैं जी, ये से फिगर जो है यहाँ पे डॉलर की जगह हम रुपीज़ अपनी करेंसी लाते हैं, ये रुपीज़ में सपोज ये 100,000 है। आप 0 यूनिट बनाओ तब भी 1 लाख किराया है, 1000 यूनिट बना रहे हो तब भी 1 लाख किराया है, 2000 यूनिट बना रहे हो तब भी 1 लाख किराया है। तो किराया कांस्टेंट चल रहा है। दिस इज फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, कॉस्ट नहीं बदल रही, प्रोडक्शन कम कर लो, कॉस्ट नहीं कम हो रही, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बिहेवियर को कॉस्ट पर यूनिट के अंदाज में भी देखा जा सकता है। 1 लाख कॉस्ट है और आप 1000 यूनिट बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? 1 लाख बटा 1000, 100। आप 2000 यूनिट बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी रह जाएगी? 50। ऐसे ही है जी। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है, क्योंकि कॉस्ट तो लाख ही है। 1000 यूनिट बनाए तो 1 लाख बटा 1000, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 100 है। 2000 यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट आपकी हो जाएगी 1 लाख बटा 2000, 50 रुपए। जितने यूनिट्स बढ़ाते जाओगे सेम फिक्स कॉस्ट ज्यादा प्रोडक्शन पे डिवाइड होती जाएगी। ये है फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर। या फिक्स कॉस्ट आपने जब एक तो फैक्ट्री ले ली किराए पे तो फैक्ट्री आपके पास है, अब आप उसमें जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर लोगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि हमारे किसी भी बिजनेस बनाने की वजह बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कब कमाया जाता है? जब आप प्राइस ज्यादा से ज्यादा ले सको विद कम से कम कॉस्ट। तो कॉस्ट को कम करना और प्राइस को बढ़ाना, ये 2 काम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा लें तो हमारी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है। हमें प्रोडक्ट बनाने में फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना मजबूरी है, किराए पे फील्डिंग लेना मजबूरी है, फैक्ट्री मैनेजर रखना मजबूरी है। अब हमने किराए पे फैक्ट्री भी ले ली है, फैक्ट्री मैनेजर भी रख लिया है, तो अब हमारी कोशिश होनी चाहिए अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जितनी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी हमारी कॉस्ट कम होती जाएगी। प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। ये बिहेवियर्स हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमने आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़नी है, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग सीखनी है कि हम कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कॉस्ट का बिहेवियर आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्रॉफिट्स को बढ़ाने की जब बात करेंगे आप, तो उसमें से एक तरीका कॉस्ट का बिहेवियर हमें बता रहा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा के अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। प्राइस हमारी से 200 रुपए पर यूनिट है, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है कॉस्ट पर यूनिट हमारी कम होती जा रही है और प्राइस माइनस कॉस्ट हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट के बिहेवियर को अगर समझते हैं तो एक तरीका हम यहीं पे समझ पा रहे हैं कि भी प्रोडक्शन बढ़ाओ प्रॉफिट बढ़ जाएगा जी। फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, या कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, एक ही बात है। एनी क्वेश्चन जी? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है जी बेटा? बेटा नंबर्स में बदल रही है ना, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे बन कैसे रही है आप देखो ना, कॉस्ट पर यूनिट आपकी बन रही है इस केस में टोटल कॉस्ट ओवर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि टोटल कॉस्ट तो 1 लाख ही है, फैक्ट्री का किराया तो 1 लाख ही है, 1000 यूनिट बनाओ या 2000 यूनिट बनाओ, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट आपकी 100 होगी अगर आप 1000 यूनिट बना रहे हो, और कॉस्ट पर यूनिट आपकी 50 रुपए रह जाएगी अगर आप 2000 यूनिट बनाओगे। कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही है, टोटल कॉस्ट सेम है, किराया हम फैक्ट्री का लाख ही दे रहे हैं, लेकिन यूनिट ज्यादा बना देंगे तो वो कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स पे तकसीम हो जाएगी। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट टोटल 1 लाख है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इस तरह कैलकुलेट की जा सकती है
और ये बदलती जाती है प्रोडक्शन के बदलने से। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बदलेगी, ग्राफ से पता लग रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन बदलने से बदलती है, बट फिक्स्ड कॉस्ट टोटल सेम रहती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, किराया फैक्ट्री का सेम है, लेकिन उसी किराए में आप 1000 यूनिट बना रहे हो, उसी किराए में आप 2000 यूनिट बना रहे हो, तो रेंट पर यूनिट तो कम होता जाता है ना प्रोडक्शन बढ़ने के साथ। ये हम बात करें, हम फिक्स टोटल कॉस्ट का बिहेवियर भी देख रहे हैं और हम कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर भी देख रहे हैं। फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर क्या है। इसी तरह हम वेरिएबल कॉस्ट को भी समझते हैं। वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल उलट है। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करती है, जो चेंज होती है प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन बदलती है, वेरिएबल कॉस्ट बदलती है। जैसे ये डेस्क की वर्कशॉप में ये जो लकड़ी है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। जितने ज़्यादा डेस्क बनाएंगे उतनी ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल होगी। जितने ज़्यादा डेस्क बनाएंगे उतनी ज़्यादा वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप सैलरी पर यूनिट देते हो। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज़्यादा मशीनरी चलेगी, उतनी ज़्यादा मशीनरी में लुब्रिकेशन ऑयल यूज़ होगा, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, सो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट विच चेंजेस। हर नए यूनिट के साथ एडिशनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। हर नए यूनिट के साथ जो कॉस्ट एडिशनल इनकर हो, हर नया यूनिट बना जेब से पैसे और निकल गए, फिर नया यूनिट बना फिर जेब से पैसे निकल रहे हैं, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। मैं फिर इसको रिलेट करूं किराए के साथ। एक यूनिट बनाया, कुछ एडिशनल किराया देना पड़ा, नॉर्मली पर मंथ किराया भाई। 2 यूनिट बनाओ, 1000 बनाओ, 5000 बनाओ, किराया नहीं निकला। लेकिन एक यूनिट बनाया 10 फुट लकड़ी गई, 2 यूनिट बनाए 20 फुट लकड़ी गई, 3 यूनिट बनाए 30 फुट लकड़ी गई। हर नए यूनिट के साथ जा रहा है। एक यूनिट बनाया, 1 यूनिट की सैलरी दी वर्कर को। 2 यूनिट बनाए, 2 यूनिट की सैलरी देनी पड़ी। 3 यूनिट बने, 3 यूनिट की सैलरी देनी पड़ी। ठीक है, सो हर यूनिट के साथ कॉस्ट नई इनकर हो रही है। तो हर नए यूनिट के साथ अगर जेब से नए पैसे निकल रहे हैं, एडिशनल पैसे निकल रहे हैं, तो जिस हेड में वो निकल रहे हैं वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। The variable costs are the costs that tend to vary in total with the level of activity. एक यूनिट की तनख्वाह अगर हम वर्कर को 1000 रुपया देते हैं, 1 यूनिट बनाएंगे तो वेजेस विल बी 1000, 2 यूनिट बनाएंगे तो टोटल वेजेस विल बी 2000, 3 यूनिट बनाएंगे टोटल वेजेस विल बी 3000। ठीक है जी, हर एडिशनल यूनिट के साथ टोटल कॉस्ट अगर बढ़ती जा रही है तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर अगर आप देखना चाहें प्रोडक्शन के साथ, तो ये जनाब वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। पहले यूनिट की तनख्वाह 1000, दूसरे यूनिट की तनख्वाह फिर 1000, तीसरे यूनिट की तनख्वाह फिर 1000। तो पर यूनिट हर नए यूनिट के लिए अलहदा 1000 आपको पे करना पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल, पहला यूनिट 1000, दूसरा यूनिट टोटल लेबर कॉस्ट 2000 होगी, तीसरा यूनिट, चलिए मैं अगर यहां पे वैल्यू डाल दूं, 1 यूनिट है 1000 आपने वेजेस पे की, 2 यूनिट बनाए आपने वेजेस 2000 पे की, आपने 3 यूनिट बनाए आपने वेजेस 3000 रुपए पे की। टोटल वेजेस आपकी बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ी है, टोटल कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट तो 1000 ही पे कर रहे हो ना आप 1 यूनिट बनाओ उसकी भी 1000 पे की आपने, दूसरा यूनिट बनाई उसकी भी 1000 पे की, तीसरा यूनिट बनाया उसकी भी 1000 पे की। तो वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है बढ़ती जाती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। हर नए यूनिट की कॉस्ट सेम होती है आपकी। दिस इज द कॉमन बिहेवियर जी। एनी क्वेश्चन? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट तरह की कॉस्ट होती हैं। मैंने वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल दी, वर्कर की सैलरी वेरिएबल कॉस्ट, आपकी लुब्रिकेशन ऑयल मशीन का इट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। और कोई मिसाल वेरिएबल कॉस्ट की जी? कैन यू थिंक ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? प्रोडक्शन में चले जाओ, नॉन प्रोडक्शन में आ जाओ जी बेटा। प्रोडक्शन फिक्स्ड है बेटा, आप
2000 बनानी है, लेकिन एक एक करके 2000 पे पहुंचोगे ना, इकट्ठे ही तो यूं डला और यूं बाहर 2000 नहीं आएगा ना, एक एक करके 2000 बनते हैं आपके। तो हमने बिहेवियर का पढ़ा कि अगर हर एडिशनल यूनिट के साथ एडिशनल खर्चा जेब से निकल रहा है, आप 1 बनाओ, 2000 बनाओ, 10,000 बनाओ, हर एडिशनल यूनिट के साथ एडिशनल खर्चा जेब से निकल रहा है, तो वो वेरिएबल है। सर ये लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ ये फ्लक्चुएट करेगी आगे जाके, मतलब एक पॉइंट आएगा जहाँ पर या तो वहाँ से आगे से डिस्काउंट मिलेगा या तो चीज़ें जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और भी अभी बिहेवियर में भी हमने कंप्लीट नहीं की, बिहेवियर पे हमारी भी डिस्कशन होनी है। मैंने एक वर्ड बोला जो नॉर्मली आप लोग रजिस्टर नहीं करते, इस तरह के पॉइंट आते हैं तो बोलते हैं, मैंने कहा नॉर्मली दिस इज द बिहेवियर विच इज शोन, बट येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक्सेप्शंस आर देयर। इसमें भी इशू आएगा, अभी फिक्स कॉस्ट में भी इशू आएगा, उसको भी मैंने छेड़ना है। अभी हमने बात शुरू किया बिहेवियर में, अभी आगे हमारी कुछ एग्जाम्पल्स रहती हैं, अभी कुछ क्लासिफिकेशन रहती हैं, बट यू आर राइट, ऐसा ही है। हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स नहीं रहेगी। आपके साथी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे जैसे हम ज़्यादा फॉर एग्जांपल मटेरियल की बात करें, मैंने कहा जी लकड़ी, एक टेबल बना तो 10 फुट इस्तेमाल हुई, 2 टेबल बने 20 फुट हुई, 3 टेबल बने 30 फुट बनी। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वी आर यूजिंग मोर वुड, वी आर बाइंग मोर वुड, एंड व्हेन वी आर बाइंग मोर वी कैन नेगोशिएट विद द सप्लायर का भैया मैं डिस्काउंट दे दो। दिस इज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन होता है। हम आम पर्सनल लाइफ में भी ऐसा करते हैं कि हम जी 2 चीज़ें ले रहे हैं तो मेरे को डिस्काउंट दो। यस ऐसा होगा, लेकिन उसको हम आगे चल के डील करेंगे, बट दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर वी शुड नो। कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मली विल स्टे कांस्टेंट, बट यस देयर मे बी चेंज, रिडक्शन आ सकती है। जी एनी अदर क्वेश्चन? उस पर बात करते हैं, अभी उसको भी हमने डिस्कस करना है। फिक्स्ड कॉस्ट की कोई और एग्जांपल? मैंने एग्जांपल मांगी थी वेरिएबल कॉस्ट की, आपने मेरे को एग्जांपल दी थी? कोई नहीं दी किसी ने। वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल मांगी थी मैंने। इलेक्ट्रिसिटी इज बाय द वे इट हैज सम वेरिएबल कंपोनेंट, इसको हम हटें और कोई एग्जांपल बजाएं। इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस का प्रोडक्शन से यूजुअली ताल्लुक नहीं होता। इंश्योरेंस आपकी एसेट्स की होती है। जैसे आप अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराते हो, खुदा ना खास्ता बिल्डिंग में फायर लग जाए। आप अपने प्लांट की इंश्योरेंस कराते हो, खुदा ना खास्ता प्लांट को कोई डैमेज हो जाए। आप अपनी स्टॉक्स की इंश्योरेंस करवाते हो। स्टॉक्स की इंश्योरेंस पर जब जाते हैं, येस देयर वी कैन थिंक ऑफ के स्टॉक्स की इंश्योरेंस वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको आपकी इंश्योरेंस का तरीकाकार क्या होता है कि आपके की वैल्यू का 1% आपने इंश्योरेंस पे करना है। तो इसका मतलब 100 रुपये का यूनिट है तो 1 रुपया इंश्योरेंस पे करोगे। 100 के 2 यूनिट्स पड़े हुए हैं तो 2 रुपये इंश्योरेंस पे करोगे। 100 के 3 यूनिट्स पड़े हुए हैं आपके पास तो 3 रुपये इंश्योरेंस पे करोगे। तो यस, स्टॉक्स की इंश्योरेंस जब आप कराते हैं तो उसका ताल्लुक हर एक यूनिट के साथ एडिशनल इंश्योरेंस आपको पे करनी पड़ती है। इट बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, स्टॉक्स इंश्योरेंस इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यस उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल कंपोनेंट है। बल्कि हम एक काम करते हैं, सेल्स कॉस्ट लेते हैं, सेलिंग कॉस्ट लेते हैं। हमारे सेल्समैन हैं, उनको हम सैलरी दे रहे हैं मंथली तो वो फिक्स्ड है, लेकिन हम उनको एट टाइम सेल्स कमीशन देते हैं कि जी हम आपको 1% कमीशन देंगे। आप जितने की सेल्स करेंगे उस रेवेन्यू का 1% आपको कमीशन दिया करेंगे। तो आप 100 रुपये की चीज़ बेचेंगे 1 रुपया कमीशन मिलेगी। आप 200 का चीज़ें बेचेंगे 200 का रेवेन्यू कमाएंगे आपको 2 रुपये कमीशन मिलेगी। तो जो सेल्स कमीशन है वो वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन सेल्समैन की जो सैलरी है वो पर मंथ होती है। तो सेल्समैन की सैलरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, सेल्समैन की कमीशन वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि कमीशन हर नए यूनिट के साथ एडिशनल देनी पड़ेगी। सैलरी जितने मर्जी यूनिट बेचो, कम बेचो ज़्यादा बेचो, वो फिक्स है, वो तो पर मंथ दे रहे हैं, हम पर यूनिट दे ही नहीं रहे। तो जो कॉस्ट पर यूनिट इनकर हो रही है वो वेरिएबल है, जो पर मंथ इनकर हो रही है वो फिक्स्ड है, जिसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है वो फिक्स्ड है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक और टाइप ऑफ कॉस्ट, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनमें एक कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स दोनों शामिल हैं। जैसे आपके साथी ने भी कहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। मैं वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल दोबारा पीछे जाकर जोड़ूं। मैंने कहा जी एक टेबल बनाया तो 10 फुट लकड़ी लगी, टेबल नहीं बनाया तो लकड़ी लगी क्या?
नो, जीरो, नो प्रोडक्शन जीरो कॉस्ट, ये ग्राफ में नजर आ रहा है, जीरो प्रोडक्शन जीरो कॉस्ट। लेकिन घर में बिजली ना इस्तेमाल करो तो बिजली का बिल जीरो आता है क्या? घर में टेलीफोन ना इस्तेमाल करो तो टेलीफोन का बिल जीरो आता है क्या? देयर इज सम फिक्स्ड कॉस्ट, इस्तेमाल करो या ना करो बिल आ जाना है थोड़ा सा। हाँ, इस्तेमाल करोगे तो बिल बढ़ता जाएगा। यह है ग्राफ आपके बिजली के बिल का कि 0 यूनिट बिजली इस्तेमाल करो फिर भी बिल आएगा शायद 500 रुपए का। उसके बाद जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाते जाओगे बिल बढ़ता जाएगा। यही बिहेवियर शायद टेलीफोन के बिल का है। ठीक है जी। तो ये आपका सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स्ड कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। जैसे बिजली के बिल की हमने मिसाल ली, कुछ हिस्सा इसमें फिक्स्ड है, 500 रुपए फिक्स्ड है, इस्तेमाल करो या ना करो 500 का बिल आना है, और उसके बाद 10 रुपए पर यूनिट ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरह बाय द वे मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, ये भी सेमी वेरिएबल का ग्राफ है। मैं एक ये ग्राफ है सेमी वेरिएबल का, ये ग्राफ सेमी वेरिएबल है। इसकी मिसाल दी मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी का। ये ग्राफ किस चीज का हो सकता है, किस कॉस्ट से रिलेट कर सकते हो? क्या आप 0 यूनिट इस्तेमाल करो या आप 500 यूनिट इस्तेमाल करो, फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके बाद जैसे 501 उससे बिल बढ़ना शुरू होगा, कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। सॉरी, वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट आप पर यूनिट के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेटा आप इसको क्या हो गया, वेयर हाउस रेंट आपने बात ठीक, प्रेमिस खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा, बट वो इस बिहेवियर के साथ बढ़ेगा। इस पे मेरा क्वेश्चन आता है, शायद वो इस बिहेवियर से शायद नहीं बढ़ेगा जो हमने अभी प्लॉट किया था। लेट मी, कंप्यूटर पता नहीं क्यों रीस्टार्ट हो गया। इसमें जी मैं इसको कहूँगा, मैं अपने मोबाइल बिल की मिसाल दूँ तो पोस्ट पेड मोबाइल बिल, जिसमें अगर आपको फेमिलियरिटी इतनी नहीं है कि अक्सर बच्चों को मतलब एज अ स्टूडेंट हम प्रीपेड यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें एक मंथली लाइन रेंट होता है। ये घर वैसे PTCL में भी ये ऑप्शन होती है, वो भी अक्सर मुझे फ़ोन आते रहते हैं पैकेज के लिए। मैंने से कंपनी से एग्री किया हुआ है कि भाई मैं आपको मंथली 1000 रुपीज़ पे करूँगा। उन्होंने मुझे कहा जी 1000 रुपीज़ में 500 मिनट आपके फ्री हैं, मतलब मैं 1000 पे करूं, 500 मिनट तक मोबाइल में यूज़ करूं, मेरा बिल 1000 ही रहेगा। हाँ, 500 से ज़्यादा मिनट यूज़ करूंगा पर मिनट चार्जेस शुरू हो जाएंगे। तो मोबाइल का जो बिल है मेरा, पोस्ट पेड मोबाइल बिल, ये एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल है इस ग्राफ की। मतलब सेमी फिक्स्ड, मेरे मोबाइल का बिल भी सेमी फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। उस बिल में कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। मतलब उसमें डाटा की मैं बात करूं तो मेरे मोबाइल में से 5 GB डाटा रेंट में शामिल है। मैं जो 1000 पे करता हूं 5 GB डाटा यूज़ कर लूं, कोई पैसे चार्ज नहीं होते, इस रेंट में शामिल है। लेकिन 5 GB से ज़्यादा डाटा यूज़ होगा, बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा पर MB या जो भी उनका चार्जेस हैं। तो मोबाइल बिल, पोस्ट पेड मोबाइल बिल के लिए ये ग्राफ है। ये भी सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल है क्योंकि इस कॉस्ट में कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। और ये जो ग्राफ है जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए देखा, ये भी सेमी वेरिएबल का ग्राफ है। इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, यूज़ करें या ना करें बिल आना है, और उसके आगे वेरिएबल शुरू हो जाता है। ये दोनों ग्राफ्स आपके ऑप्शन है, डिफरेंट टाइप की सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल्स हैं। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर ऐसे ही रहता है, चूंकि इस कॉस्ट में कुछ पोर्शन फिक्स्ड भी शामिल है,
तो इसलिए ये जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर था ना, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। कुछ पोर्शन फिक्स भी शामिल है, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट का जो बिहेवियर था कि भाई जैसे जैसे आप यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करोगे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाएगी। जैसे रस देखो जरा, आपका अगर बिजली का बिल 500 यूनिट्स पे फिक्स्ड है, बेशक बिजली इस्तेमाल करो या ना करो 500 बिल आना है, और उसके बाद ₹10 पर यूनिट ये बिल आता है, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर देखो कैसे चलेगा। आपने 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल की 510/1, आपने 2 यूनिट बिजली इस्तेमाल की 510/2, 520/2 सॉरी, आपने 3 यूनिट बिजली इस्तेमाल की 530/3। अब जरा बिहेवियर देखो, ये 510 है, ये कितनी है जी 260, ये कितनी है कितनी जी 140 143। अब आप बिहेवियर देख लें, आपकी कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर ये बन रहा है कि पहले आपने 1 यूनिट इस्तेमाल किया, कॉस्ट 510 है, 2 यूनिट इस्तेमाल किए, कॉस्ट 260 पे आ गई, 3 यूनिट इस्तेमाल किए, कॉस्ट आपकी 143 पे आ गई। तो कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर तकरीबन वही है जो फिक्स कॉस्ट का होता है। जैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ने से कम होती जाती है, इसी तरह सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी प्रोडक्शन बढ़ने से कम होती जाती है। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट। 2 एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर की, एक बिजली का बिल, एक टेलीफोन बिल। देयर कुड बी मैनी अदर एग्जाम्पल। जैसे जैसे आगे चलेंगे डिफरेंट कॉस्ट हमारे सामने आती जाएंगी, तो हम उनको देखते जाएंगे कि भाई ये कौन सी है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, ये सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड। इसको हम सेमी वेरिएबल भी कहते हैं, इसको सेमी फिक्स्ड भी कहते हैं। मतलब इसमें दोनों टाइप्स की कॉस्ट अवेलेबल हैं, कुछ हिस्सा वेरिएबल है, कुछ हिस्सा फिक्स है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी सर इसमें हम वो एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर सेलमैन को हम कहें कि जो सेलमैन 500 तक बेचेगा उसे कुछ नहीं कमीशन मिलेगा, जो 500 से ज़्यादा सेल करेगा उसको फिर कमीशन मिलेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जाम्पल। बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई आपकी सैलरी है 10,000 पर मंथ, अप टू 500 यूनिट्स की सेल। हाँ 500 यूनिट से ज्यादा बचोगे तो पर यूनिट 10 रुपए और मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस बिकम्स देन फिर वेजेस उसकी जो बन जाएंगी, जो सेल्समैन की सैलरी बन जाएंगी, वो सेमी वेरिएबल बन गई। कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, यूनिट बेचो या ना बेचो, वो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। कभी 500 यूनिट तक सैलरी फिक्स है, उसके आगे सैलरी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये फिर सेल्समैन सैलरी का ग्राफ भी बन जाता है, मोबाइल बिल का ग्राफ भी है, सेल्समैन सैलरी का ग्राफ भी बन गया अगर उसकी फिक्स प्लस कमीशन है उसके पास। जी एनी अदर कोई क्वेश्चन? जी बेटा। ये जी बेटा मैंने इसकी ये मिसाल ये बनाई ना, मैंने इसकी मिसाल ये बनाई कि आपका बिल 500 रुपये फिक्स्ड है और 10 रुपये पर यूनिट उसके बाद चार्ज होता है। तो आप 1 यूनिट इस्तेमाल करोगे आपका बिल 510 है, आप 2 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हो आपका बिल 520 है, आप 3 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो आपका बिल 530 है। ये पर यूनिट कॉस्ट निकालते जा रहे हैं आप। ठीक है, 500 इस्तेमाल करो ना करो आना ही आना है, जितनी इस्तेमाल करोगे 10 रुपये के हिसाब से पर यूनिट चार्ज होता जा रहा है। तो टोटल बिल आपका 510, 520, 530 बन रहा है। तो ये कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर, ये जो हमने बिहेवियर देखा है, ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ी है वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट नीचे आ रही है। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई सवाल? टैक्स फिक्स होता है मतलब बेटा वो टैक्स इसमें ही शामिल हो गया ना। ये जो 500 रुपये है उसमें आपका लाइन रेंट प्लस टैक्स उसमें शामिल होता है, तो वो फिक्स कॉस्ट में आ गया ना टैक्स आपका। बेटा ये जितने भी बिल वाली बात नहीं, इससे मैं घबराता हूँ। मैंने कल एक जुमला बोला था, असूल याद रखो। बेटा अगर सब में टैक्स है तो सब फिर सेमी वेरिएबल होंगे, लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में जो बिल है उसमें टैक्स ना हो। बात समझ नहीं मेरी? आप इस तरह की जब सब में हर जगह ऐसे ही करना है, जब ये बातें करती हैं इसका मतलब क्या है कि आप असूल याद नहीं रखना चाहती, आप बस सोचने से जान छुड़ाना चाहते हैं कि भाई मुझे सोचना ना पड़े, बस बिल आ जाए डाल दो सेमी वेरिएबल। मैं इसी चीज से आपको दूर रखना चाहता हूं। जो कल मैंने बात की थी, एग्जाम्पल्स को याद नहीं कर लेना कि भाई बिल सेमी वेरिएबल होता है, ये याद नहीं करना। याद क्या करना है? ये ग्राफ्स, ये असूल कि भाई ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड है कुछ हिस्सा वेरिएबल है वो सेमी वेरिएबल है।
अब आपको जो कॉस्ट बताई जाए एग्जाम में, क्वेश्चन में, उसको पढ़िए, असूल पे परखिए, फिर फैसला कीजिए। मैंने इसीलिए आपको कल मिसाल दी थी, रेंट फिक्स भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको रेंट दिया जाए पर यूनिट, तो वो वेरिएबल है। पर मंथ है तो फिक्स्ड है, इनडायरेक्ट है। पर यूनिट है तो वेरिएबल है, डायरेक्ट है। असूल नहीं भूलेंगे हम, असूल याद रखेंगे। एग्जाम्पल को साइड पे कर दो, जो कॉस्ट सामने आए असूल पे परख के फैसला करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स याद नहीं करनी। जब मैंने आपको कल एक जुमला ये बोला कि नहीं बोला, शायद मैंने बोला था कि दिमाग को एज अ प्रोसेसर यूज करो, इंफॉर्मेशन फीड करो, सोचो, फिर जवाब निकालो उसमें से। डायरेक्ट जवाब ना निकाल के फेंक दो। आप चाहते हो भाई कॉस्ट, बिल आ गया सेमी वेरिएबल, सोचना नहीं है, रेंट आ गया फिक्स्ड, सोचना नहीं है। इस चीज से बचना है, इसलिए मैंने आपको वार्न किया और आइंदा मैं बार बार करता रहूंगा। असूल याद रखो, उस पर परख के फिर फैसला करना है, एग्जाम्पल को याद नहीं करना हमने। जी, एनी अदर क्वेश्चन? समटाइम्स होता है कि जिस तरह नेटफ्लिक्स है या फिर मोबाइल में कुछ ऐप्स होती है जो हमें ऑफर कराती है कि फर्स्ट 3 डेज आपकी कॉस्ट इतनी होगी अगर आप अभी बाय करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इतनी फिर वक्त के साथ इंक्रीज होती रहेगी। सर इसकी कौन सी ग्राफ में एग्जांपल्स हैं? मसलन मैं ये कोई एग्जांपल दीजिए कि 3 दिन में बाय करेंगे तो कॉस्ट, वो तो आपकी कोई ऑफर आई हुई है ना, शायद आप ऑफर की बात कर रहे हो। वो तो आपको अरे कोई ये किताब है, आप आज खरीद लो तो 500 की, कल खरीदोगे तो 520 की, तो ये पर किताब की कीमत नहीं है ना, तो वेरिएबल ही है ना, पर यूनिट हमें पे करनी पड़ी है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, आज खरीदोगे तो 500 की, कल खरीदोगे तो 600 की है। कॉस्ट पर यूनिट है, बदल रही है वक्त के साथ, वो तो बदलती रहती है, ठीक है। वो हम वेरिएबल ही रहेगी, हर यूनिट की नई कीमत देनी पड़ी है, इट इज़ वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट नए यूनिट के साथ कीमत नहीं बदल रही, नए यूनिट आ रहे हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट, कीमत वही रह रही है, कॉस्ट नहीं बदल रही। जैसे यहाँ पर मैंने कहा आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट अप टू 500 मिनट फ़ोन इस्तेमाल कर लो, बिल आ रही है, बिल नहीं बदल रहा, ठीक है। तो ये सेमी वेरिएबल है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह एक हमारी कैटेगरी कॉस्ट बाय बिहेवियर में रह गई है, उसको कल डिस्कस करेंगे और फिर अपनी डिस्कशन को मज़ीद आगे कैरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।